हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जलता बंगाल डूबता बिहार। बहुत करीब के करीबी पड़ोसी दो राज्य, जहाँ सभ्यताएं, भाषाएं, लोगों का मानसिकता, बहुत कुछ समानताएं हैं और कुछ विषमताएं भी हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोनों राज्य की जीडीपी के बारे में, दोनों राज्य के शिक्षा व्यवस्था के बारे में, दोनों राज्यों की बेसिक समस्याओं के बारे में और दोनों राज्यों के कुछ अंतर के बारे में। अंत तक पूरे वीडियो में साथ रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और समझने की कोशिश करते हैं भीतरी तौर से कि असल में जलता बंगाल या उड़ता बिहार क्यों है और कैसे है। चलते हैं थोड़े पीछे की ओर। अगर आज से 50 साल पहले पीछे या 60 साल पीछे हम लोग जाएं, 60-70 के दशक में, तो देखने को मिलेगा आपको कि बंगाल और बिहार अच्छे राज्यों में थे। अच्छे मतलब उन्नत राज्यों में से थे, टॉप पे नहीं भी थे तो उन्नत भी थे। क्योंकि 60-65 के दौर में तमिलनाडु और बिहार की इकोनॉमी प्राय एक समान थी। क्या थी? एक समान थी। लेकिन आज के डेट में तमिलनाडु बिहार से कई गुना, 4 गुना, 5 गुना कह सकते हैं, अग्रसर हो चुकी है। क्यों? समझेंगे, धीरे समझेंगे क्यों, समझते हैं बाद में। वैसे ही बंगाल की भी देखें अगर, तो 60-65 की जो बंगाल की इकोनॉमी थी, उनका जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन था बहुत ऊंचे ओहदे पे था, लेकिन इसमें भी ढलान आई है। कैसे ढलान आई समझते हैं इस चीज को। वक्त के साथ सत्ता परिवर्तन भी हुआ दोनों राज्यों में, लोगों का मानसिकता भी बदली, सब कुछ इसके अंदर कहीं ना कहीं एक कारण बना हुआ है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, हर चीज के योगदान से ही कुछ अच्छा होता है और उनके योगदान से ही कुछ नीचे की तरफ भी कुछ होता है। और ना ही एक दिन में कुछ किसी का भला होता है, ना ही एक दिन में एक क्षण में बुरा होता है। एक प्रोसेस है, प्रोसेस से ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं और प्रोसेस से ही हम नीचे की तरफ क्रमबद्ध क्रोनोलॉजिकली गिरते भी हैं। तो जब देश की स्थिति ठीक नहीं थी, 60-65 पर देश जूझ रहा था, उस वक्त लेकिन बंगाल बिहार की स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी बेहतर थी, अच्छी खासी बेहतर थी। फिर अचानक क्या हुआ जो हम लोग नीचे की तरफ चले गए। देखा जाए 60-65 में, तो 60-65 में देखेंगे तो हम बंगाल का शेयर इन जीडीपी 10.5 प्लस था। 10.5% से ज्यादा योगदान था बंगाल का भारत के जीडीपी में। यहां तक कह सकते हैं कि उस टाइम नेशनल पर कैपिटा से भी अच्छी इनकम बंगाल की थी। बंगाल वही अच्छे दौर से गुजर रहा था और 10.5% कुछ कम नहीं होता है, जो बंगाल का एक अच्छा लेवल था। उसी दौर में अगर बिहार को देखेंगे हम, तो बिहार भी 8% के आसपास जीडीपी में योगदान दे रहा था। भारतवर्ष के जीडीपी में योगदान बिहार का भी 8% था। फिर इससे क्या हुआ कि दोनों राज्यों का जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन रहा, गिरते 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 आज 24 में देखें तो बंगाल का कंट्रीब्यूशन 5.4% है और बिहार का 2.73% है। और पर कैपिटा इनकम बिहार की तो छोड़ ही दीजिए। बिहार बंगाल के मुकाबले बहुत पिछड़ा हुआ है, अति पिछड़ा अभी राज्य है बिहार हमारा। लेकिन हमारा बंगाल अच्छे पोजीशन पे 5.4 है, लेकिन 10 के तुलना में तो नहीं है ना। इसका ग्राफ नीचे की तरफ भी गिरा है ना, ऊपर तो गया नहीं है। और इसका वजह राजनीतिक क्रांति हो सकती है, मानसिकता हो सकती है, शिक्षा का व्यवस्था का बात हो सकता है। कारण बहुत सारे हैं, चलेंगे उस पर। ये तो हो गया जीडीपी की बात। अगर हम बात करें माइग्रेंट लेबर्स की, जिसे बोलते हैं पलायन, बिहार में तो पलायन दर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मतलब अगर आज के डेट में देखें तो 70 से 75 लाख बिहार के मूल निवासी बिहार से बाहर अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए, रोटी के लिए वहाँ काम करने जाते हैं और काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक इशू है बिहार के लिए
बिहार के राज्य के लिए, जिस पे प्रयास किया जा रहा है कैसे उसको क्या करें। लेकिन बंगाल में भी देखें तो बंगाल में भी पलायन चालू है। ये चीज बंगाल बिहार के लोगों में थोड़ा सा एक अजब सा माहौल है। इनकी तकलीफ मुझे खुद पता नहीं होती है, इनको बताना पड़ता कि भैया तकलीफ आपको है, तब याद आता हाँ भैया वो तकलीफ है, नहीं तो पता ही नहीं चलता तकलीफ है कि नहीं है। जिस तरह बिहार में पलायन बहुत स्पीड पकड़ा है, बंगाल में भी पलायन की रेट बढ़ चुकी है। 2011 से पहले देखे तो 2-4-5 लाख लोग जो बंगाल के थे बाहर रोजगार के लिए काम करते थे या काम पे जाते थे अगल बगल के राज्यों में। लेकिन 11 के बाद अभी तक देखें हम, बंगाल में गवर्नमेंट डाटा है, जो इनके लेबर मिनिस्टर हैं, जो इन्हें विधानसभा में कहा है, एज ऑन अगस्त 2024 21 लाख प्लस लोग बंगाल से बाहर अलग राज्यों में काम करने गए हुए हैं। ये पलायन नहीं है तो क्या है, पलायन की स्थिति यहाँ भी बनी हुई है। और कारण दोनों राज्य में एक ही है, दोनों राज्यों में कारण एक ही है कि दोनों राज्यों में देखा जाए तो रोजगार के अवसर कम हो गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हुई है और कल कारखाने बंद हुए हैं। और इस पे ना कोई मीडिया बात कर रही है, ना कोई सरकार बात कर रहा है, ना कोई विरोधी बात कर रहे हैं। सब अपने अपने जगह में जमीन हड़पने में या जमीन का कुछ इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। अगर डाटा देखें तो बंगाल में मोटा मोटी 70 से 75 हजार कल कारखाने बंद हो चुके हैं। बिहार की बात करें, सिर्फ एक दशक में 2000 से ज्यादा राइस मिल बंद हो चुके हैं। 60-70 हजार कल कारखाने किसी राज्य में बंद होते हैं, असर पड़ती इकोनॉमी पे, असर पड़ता रोजगार पे, असर पड़ता उस राज्य के आर्थिक दृष्टिकोण में। और जो कंपनियां बंगाल में बंद हुई सब बड़ी बड़ी कंपनियां थी, नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, डनलप, ऊषा, हिंदुस्तान मोटर, बहुत सारी बिस्कुट की फैक्ट्रियां भी थी, लिली बिस्कुट और भी कोई बिस्कुट थे। ये सारे धीरे धीरे करके यहाँ से बंद होते चले गए। और बिहार के शुगर मिल्स बंद हो गए, राइस मिल बंद हुए, टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद हो गई। यहाँ तक कि एक समय था 60-65 के दौर में पूरे इंडिया का 40% शुगर प्रोडक्शन, चीनी का प्रोडक्शन बिहार से होता था। कहाँ होता था? बिहार से होता था। लेकिन वही बिहार क्या आज जूझ रही है कल कारखाने के बंद होने की वजह से, पलायन हो रहा है शुगर मिल के बंद होने से, पलायन हो रहा है राइस मिल बंद होने से, बंगाल में पलायन हो रहा है हिंदुस्तान मोटर से बंद होने से, जूट मिल के बंद होने से। और सबसे दुख का बात यह है कि जो 2011 से 25 के बीच में बंगाल में लगभग 22,000 फैक्ट्रियां, छोटे छोटे कल कारखाने बंद हुए हैं। इस 13-14 साल में 22,000 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं और 11 तक 56,000 हुई थी बंद। और अभी तक कोई सरकार, कोई कानून ऐसा नहीं है कि इन फैक्ट्रियों को दोबारा रिवाइव किया जाए और कैसे चला जाए। अगर हमने इसके थोड़ा अंदर हमने कोशिश की जाने की कि असल कोई सॉल्यूशन इसका निकला क्यों नहीं या फिर क्या वजह रही, तो इसके बंद होने का वजह को अगर देखा जाए, आप स्टडी करेंगे, सर्च भी करेंगे, 3 चीज उभर के आती है। अनहेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट और स्ट्राइक्स और यूनियन। ट्रेड यूनियंस, उनकी स्ट्राइक्स, उनकी मनमानी मांग की वजह से इतने सारे कल कारखाने बिहार हो या बंगाल में बंद हुए हैं। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रांति इसके पीछे का कारण रही होगी, जिस क्रांति के बाद ये यूनियन का इतना प्रभुत्व बढ़ गया। अलग अलग पार्टियों के यूनियन बन चुके हैं, अलग लोगों के इन्होंने इतनी मांग कर दी कि अब खाना भी मांग के खाना पड़ रहा है इनको। इनकी मांगे इतनी बढ़ गई कि रोजगार मांगना पड़ रहा है इनको। इतनी मांगे मांग दी कि अब शिक्षा मांगना पड़ रहा है इनको। कल तो रोजगार था इनके पास, कल कारखाने चल तो रहे थे, रोजी रोटी चल तो रही थी, कुछ लोग बाहर से भी काम करने आ रहे थे, अपने भी काम कर रहे थे, गुजर बसर चल रहा था। ये मांगे इतनी बढ़ गई इनकी तो मांग पूरा नहीं कर पाए और इनका मांगना तो छोड़िए, अब भीख मांगने की हालत हो गई। अब बाहर जा रहे काम करने के लिए, और जो लोग अलग अलग राज्यों से बंगाल में आते थे वो भी चले गए और यहाँ के लोग भी अब बाहर निकलते जा रहे हैं। कारण वही है ट्रेड यूनियन, वही स्ट्राइक और वही। और उससे दुख का बात है कोई सरकार, कोई मीडिया, कोई विपक्ष, कोई पॉलिसी या कोई कानून नहीं लाता है इन कल कारखानों को कैसे रिवाइव किया जाए। और अभी तक इनकी जमीनें जो थी हड़प गई या बिल्डिंग बन गई, क्या हुआ किसी को पता नहीं है।
पता नहीं है। ये मजाक वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा। 70,000 कारखाना किसी राज्य में, बंगाल जैसे राज्य में, जिसका जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 10 से ऊपर रहा है, जिसका पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा रहा एक समय में, आज इतना नीचे स्तर पे आ चुका है। बिहार में तो ऐसे कल कारखाने कम थे और झारखंड अलग होने के बाद और भी कम हो गए, कि जो कुछ बचा था वो भी अब बंद के कगार पे। एक दशक में 2000 से ज्यादा चीनी राइस मिल बंद हो चुकी, चीनी मिल तो बंद ही हो चुका है, कोई खोलने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। और जो कारखाने बंगाल बिहार में बंद हो रहे हैं, उनकी जो लैंड प्रॉपर्टी रही है वो किधर जा रही है, किसके पास जा रही है, क्या रीयूज हो रहा है, उसका आता पता हमारे पास नहीं है। किसी के पास हो तो शेयर कर सकते हैं या बता सकते हैं। कहीं ना कहीं तो शायद किसी न किसी गलत काम में प्रॉपर्टी बिल्डिंग के नाम ही जा रहा होगा। अगर दोनों राज्य के हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो वही हाल है। क्या हाल है भाई? 7,000 से ज्यादा स्कूलें बंद हो गई 2012 से 22 के बीच में, प्राइमरी स्कूल बंगाल में। बिहार में भी लगभग 2,000-3,000 प्राइमरी स्कूल, ओवरऑल 5,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। स्कूल बंद हो चुके भाई साहब। कल कारखाने बंद हुए, रोजगार गया। स्कूल बंद हुआ तो शिक्षा गया। कल कारखाने बंद हुए तो रोजगार गया, स्कूल बंद हुआ, शिक्षा गया। अब ट्रेड यूनियन वाले इतनी मांग कर ली कि मांग पूरा नहीं कर पाए, और रोजगार भी मांगिए, आप शिक्षा भी मांगिए, किससे मांगिएगा? स्कूल बंद हो रहा है। कुछ दिन पहले यूपी में भी 5-7 हजार स्कूल बंद हो गया। सरकार स्कूलें क्यों बंद कर रही है? सरकार स्कूलें क्यों बंद कर रही है? ना शिक्षा रहेगा, ना रोजगार मांगेंगे, ना सवाल करेंगे आप। और देखा जाए कारण, सरकार चाहे जिसकी भी हो, स्कूल यूपी में बंद हो, बिहार में बंद हो, बंगाल में हो, 3 चीज सुनने को, 4 चीज सुनने को मिलेगा। लॉ इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ड्रॉप आउट्स, टीचर एब्सेंटीज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक चीज बताइए, आप लोग समझदार होंगे, बता सकते हैं इन तीनों चीजों के पीछे का कारण क्या है? चाहे लॉ एनरोलमेंट है, टीचर एब्सेंटी है, एब्सेंट है टीचर, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिम्मेदारी किसकी है और किसके पास है? सरकार के पास है। सरकार के एब्सेंट टीचर का नहीं रोक सकती है, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं कर सकती है। लॉ एनरोलमेंट है तो बच्चों का क्यों है? कारण को देखा जाए, गौर से देखिएगा, हमने भी देखा है, तो देखा गया है कि चूंकि मजदूर भी चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े, गरीब से गरीब लोग भी चाहते हैं उनका बच्चा पढ़े। दिक्कत कहाँ हो रही है? गली मोहल्ले में 100-200 रुपया में लोग बोलते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई भले हिंदी में होता हो, किताबें सारी इंग्लिश की रहती हैं, और सरकारी स्कूल लगातार हिंदी मीडियम, बांग्ला मीडियम, हिंदी मीडियम, बांग्ला मीडियम, जिस राज्य की जो मीडियम उस बेसिस पे चले जा रही है। सरकार अगर सारे स्कूल को, चाहे किसी मीडियम का हो, उर्दू मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, बांग्ला मीडियम हो, उसको ट्रांसफॉर्म करके इंग्लिश मीडियम कर दे, क्योंकि आपके जो टीचर हैं उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो नेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही है, तो ऑल टीचर आर एबल टू टीच इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। तो उनका एक लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज भी होगा, हिंदी या बांग्ला या उर्दू, ये सब जो हो, इंग्लिश तो है ही साथ में। जब आपके टीचर इंग्लिश पढ़ाने में सक्षम हैं, इंग्लिश पढ़ाने में और बिंग्लिश पढ़ाने में, तो फिर आप ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर देते हैं? आप कहीं बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होंगे, कहीं इन्वॉल्वमेंट भी कम नहीं होगा। लेकिन सरकार चाहे तब ना, सरकार पास साधन है, सरकार पास कानून है। सरकार जब खुद ही पढ़ाई इंग्लिश मीडियम, तो जनता क्यों नहीं पढ़ेगी? क्या दिक्कत पढ़ने में है? सब कुछ सरकार को मालूम है, फिर भी सरकार इस विषय पर कुछ देखती नहीं है, कुछ कर भी नहीं रही है। और यूपी, बिहार, बंगाल के राज्यों का एजुकेशन का स्तर जो दिन पे दिन गिरता जा रहा है। और देखिएगा इन दोनों राज्यों का भाषा जो है उसमें समानता है, दोनों राज्यों के लिटरेसी रेट में भी समानता है। अगर देखा जाए लिटरेसी रेट थोड़ा समझ के, तो बंगाल की अगर बात करेंगे हम और बिहार की बात करेंगे, दोनों ही अंडर 80 है। 80% नेशनल आपका ये है, क्या कहते हैं, लिटरेसी रेट है, और बंगाल और बिहार दोनों समानता उसी के आसपास कहीं ना कहीं घूम रही है। 76 पे 78 पे ऐसे दोनों राज्य का जो लिटरेसी रेट है उतना भी दोनों राज्य आराम से चल रहा है। इसलिए दोनों राज्य बहुत कुछ समानताएं हैं, बहुत कुछ समानता है। भाषा की समानता देखिए, दोनों का जो बांग्ला और मैथिली है एक जैसा ही है। विद्यापति एक कवि रहे हैं,
नाम सुना होगा आप लोगों ने, सबने पढ़ा भी होगा अलग अलग क्लास में, कि जो एक विद्यापति कवि हुआ करते थे स्कूल के, मैंने अपने जमाने में, वो बंगला में भी कविताएं लिख चुके हैं और मैथिली में भी लिख चुके हैं। और उनका क्या कहते हैं, दोनों भाषाओं में अच्छा संतुलन रहा है। तो भाषाएं दोनों राज्यों की बहुत हद तक मिलती हैं, लोग आते जाते हैं। इवन बंगाल में बिहार के 10 लाख लोग काम करते, आसपास 8 लाख करते हैं। पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन बंगाल में कल कारखाने बंद हो जाने की वजह से यहाँ से लोग चले गए और हाल वही रहा। अब स्कूल में होता क्या है फिर, स्कूल चल के हो रहा है, स्कूल अब चलता नहीं है। स्कूल में सिर्फ मिड डे मील चलता है। स्कूल अब नहीं चलता, स्कूल में सिर्फ मिड डे मील चलता है। क्यों चलता है मुझे नहीं पता, सरकार का नियम है, चलाना है, चलाए जा रहे हैं। सरकार को पड़ी है इलेक्शन की, सरकार को पड़ी है हिंदू मुस्लिम की, सरकार को पड़ी है भाषाओं की, सरकार को पड़ी है मंदिर मस्जिद की, सरकार को पड़ी है करप्शन की, लेकिन सरकार को शिक्षा से कोई लेन देन नहीं है। स्कूलें बंद हो रहे हैं, टीचरों को इलेक्शन के काम पे लगा दिया जा रहा है। 2-2 महीना 3-3 महीना तक टीचर काम कर रहे हैं। स्कूल में एक टीचर या 2 टीचर रह रहे हैं, मिड डे मील चला रहे हैं, बच्चा मिड डे मील खा रहा है, आ रहा जा रहा है। और सरकार कागज पे सारे रिपोर्ट सारे चीज हो रहे हैं, लिटरेसी रेट दिखाई दे रहा है 70-80% है, सरकार खुश हो रही है। लेकिन शिक्षा का स्तर कहाँ चला गया, इससे किसी को मतलब है नहीं, क्योंकि इससे किसी का जाता आता नहीं है, क्योंकि सरकार को पड़ी है अपनी कुर्सी की राजनीतिक रोटी सेकने की। दोनों राज्यों में जो मुद्दे हैं समान हैं। जैसे कि देखा जाए तो बंगाल और बिहार के जो बेसिक मुद्दे हैं वही हैं, लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, स्वास्थ्य का स्तर गिरा हुआ। बोलिए क्यों? दोनों राज्य दावा करती हैं कि हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन दोनों राज्यों के जो चहेते कुछ लोग होते हैं अपना इलाज करने, बंगाल का हो चाहे बिहार को हो, या तो विदेश जाते हैं या फिर किसी और भिन्न राज्यों में बड़े बड़े हॉस्पिटल जाते हैं। और यही दर्शाता है, यही समझ में आता है कि आपका जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्या दशा होगी। 76% पे बंगाल का लिटरेसी रेट, 74 पे बिहार लिटरेसी रेट, दोनों जूझ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, पलायन पे, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। दोनों राज्य लड़ रहे हैं जाति पे, दोनों राज्य की स्थितियां खराब है भाषाओं पे। एक कह रहे हैं वहां का पलायन यहाँ पे हो रहा है, एक कह रहे हैं वहां का पलायन है, लेकिन दोनों राज्यों में पलायन है, लेकिन ना जनता को फर्क पड़ता है ना सरकार को। बंगाल के बाहर आज 25 लाख लोग काम कर रहे हैं, बिहार के लोग बिहार से बाहर 75 लाख लोग काम कर रहे हैं। प्लान नहीं है तो क्यों? रीजन क्या है? 70,000 जो कल कारखाने बंद हुए एक मेन मुद्दा है, लेकिन उसको दोबारा चालू करने की कोई बात नहीं की जा रही है, न बंगाल में न बिहार में। कल कारखाने बंद हुए, भाषाओं पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, धर्मों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, जातियों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। और क्यों बोला दोनों राज्य की समानता एक है? क्योंकि दोनों राज्य में पिछले 40 साल से या 45 साल से या 50 साल से जो सरकार रही हैं, या राधा माधव की रही है, कभी राधा की, कभी माधव की, कभी माधव की, कभी राधा की। तुम आए हम गए, हम आए तुम गए, और पब्लिक बदलना भी नहीं चाहती। पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए, गौर से देखिएगा, पूरे भारतवर्ष के जीडीपी का 1/3 हिस्सा सिर्फ 4-5 राज्य दे देती है साउथ के, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना मिलके दे देती है, और पूरा इंडिया मिलके 2/3 देती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ किसी को समझने की कोशिश करनी ही नहीं है। बस जो तब तक दर्द हमको हो रहा, तकलीफ हमको ही पता नहीं तकलीफ है, कोई आएगा बताने के लिए। बिहार का तो सौभाग्य है कि पीके साहब बताने के लिए आ गए, क्योंकि वहां भी तो लालू, नीतीश, मोदी का सरकार 30-40 साल चल रही है, लेकिन बंगाल को बताने कोई पीके कहाँ आया? 30 साल लाल का रहा, 15 साल हरा का हो गया। परिस्थितियां वही है, कल कारखाने जैसे बंद होते वैसे होते आ रहे हैं, और शिक्षा का असर स्कूल वैसे बंद होते आ रहे हैं, और बदलाव किसी के अंदर नहीं है।
लोगों में चेतना ही नहीं जाग रही है इनकी। क्या काम बच गया बंगाल बिहार में? बिहार में लिट्टी चोखा बेचो, बंगाल में चॉप शिल्प खोलो, बियर लॉटरी बेचो, सिंडिकेट चलाओ, मेला करो। बिहार में भी जन्माष्टमी का मेला, सावन का मेला, मंदिर मस्जिद, लिट्टी चोखा, गाय दूध खेती, बस सिमट के रह गई इतने दूर में। और बंगाल जल रहा है भाषाओं की लड़ाई पे, माइनॉरिटी के लड़ाई पे, पता नहीं कहाँ कहाँ कभी रेप का मुद्दा होता है, कभी करप्शन का मुद्दा होता है। इसलिए मैंने कहा जलता बंगाल। उठता बिहार क्यों? बिहार में नीतीश जी ने दुकानें शराब की बंद कर दी, शराब होम डिलीवरी हो रही है, लोग अब सूखा नशा कर रहे हैं, गांजा भांग, पकड़ाता भी नहीं पुलिस से हो तो। शराब पियेंगे तो मशीन लगाएगी, दिखाई देगा कितना क्या है, मीटर होता कुछ होता होगा, लेकिन भांग का गांजा का कहाँ दिखाई देगा। लोग पड़े हैं नशे में, मजे मजे में, और आपके नशे, आपकी सोचने की ताकत खत्म हो रही है। और बंगाल का तो राजस्व का मुख्य सूत्रधार ही शराब है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना अपना फंडामेंटल राइट है, कोई कुछ भी पिए, लेकिन जो और बंगाल में एक अजब चीज होती है, रेप होता है, सरकार आंदोलन करती है, रास्ते पर उतर जाती है। भाषाओं की लड़ाई होती है, सरकार रास्ते पर उतर जाती है। अपने ही राज्य में अपने ही मुख्यमंत्री खुद रास्ते में उतर के आंदोलन कर रहे हैं। किसके खिलाफ कर रहे हैं आप? उनके खिलाफ एक्शन तो लीजिए आप। आपको लगता है बाहर के लोग यहाँ काम, आपके लोग बाहर काम कर रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, भाषा विवाद होता है। भाषा अपना चॉइस है, बोले नहीं बोले, काम होना चाहिए। काम आज तक रुका नहीं है। हिंदू मुस्लिम इतने साल पहले कभी हुआ नहीं, अचानक हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? ये सालों से इंडिया ऐसे ही सब कुछ साथ में रहे हैं। 10 साल से हिंदू मुस्लिम बढ़ गया, 2-4 साल से बंगाल में भाषाएं की चीज जो बंगाल में नहीं थी वो यहाँ पे शुरू हो गई। किस लिए हो रही है? आपके लिए नहीं, ये हो रही उनकी अपनी सर्वाइवल के लिए। उनको लोग भूल ना जाएं, उनको लोग भूल ना जाएं, उनकी पहचान ना मिट जाए, उनका अस्तित्व खतरे में ना आ जाए। हम हैं, लोगों को बताना है, लोगों को दिखाना कि हम अभी हैं। इसके लिए भाषा की लड़ाई होती है कहीं पे कि भाई हम हैं, अपना प्रेजेंस दे दिए, झमेला करके अशांति का हम हैं, धर्म का नाम हिंदू मुस्लिम करके हम हैं। वो नहीं, एक्चुअली आपके लिए नहीं है, वो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पीछे ढकेले जा रहा है। भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वोट के नाम पे। सरकार वहीं पे है जहां भी धर्म का इशू हो चाहे भाषा का, सरकार तो किसी न किसी के है। सरकार को एक्शन क्यों नहीं लेती है? वहां पे सरकार को मालूम नहीं है क्या? सब कुछ सबको मालूम है कि वो, आप इतना समझिए, वो सब एक हैं, आपस में कुर्सी बांट लेंगे। एक दोस्त यार घूमते फिरते देखेंगे 1000-1200 परिवार ही होते हैं, बंगाल हो चाहे बिहार हो, कहीं भी 2-3 हजार होंगे, उनसे ही एमएलए एमपी काउंसिलर सब निकलते रहते हैं, बाकी जनता से नहीं। जनता को दिखाना हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए नहीं, वो अपने लिए कर रहे हैं। आप बताइए, वो अपना घर परिवार बचा रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, आपके लिए क्या? आपका स्कूल बंद कर दे रहे हैं, आपके लिए कारखाना बंद हो जा रहा है, बाहर काम करने जाते भाषाओं की लड़ाई हो जा रही है, घर में तो धर्म धमकाया जा रहा है। आपके लिए नहीं, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वोट देने के बाद पैसा ले लीजिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, वोट अपने परिवार के लिए दीजिए, वोट अपने स्वार्थ के लिए दीजिए, ना कि वोट दें आप मजे करें। वो ऐसी चीज नहीं है। देश को बचाना है, हर राज्य देश का हिस्सा है, हर राज्य को बचाना, परिवर्तन लाना है। हर राज्य में परिवर्तन की आवश्यकता है, परिवर्तन लाके ही देश को, राज्य को बदला जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल, जय बिहार।